22, 21, 20, 19 हर साल डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आया है, तुम देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नीट में 10 बार आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन मेसो कॉलम के फॉर्म में आता है, मेसो कॉलम के फॉर्म में आता है। XCF6, XCS6 कितने बार क्वेश्चन आ चुका है? 2019 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, सब दे रखा है। NS3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तुम देख सकते हो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था 20 में आया था, 19 में आया था, 18 में आया था। ये सारे क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे ही वीडियो खत्म होता है इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में आ गया था, एनसीईआरटी का ग्राफ है। तो यार इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के वो ऐसे 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो श्योर शॉर्ट लगभग हर साल नीट में आ ही जाते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है उनमें से करीबन 14-15 क्वेश्चन तुम्हारे खुद 2000 नीट के पेपर में रिपीट होंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। अपने नोट्स तक मैंने खोल के देखे कि वहाँ टीचर किस में स्टार लगवाते थे, कौन सा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती थी। मैंने ये देखा कि प्रीवियस ईयर 5 से 6 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस पैटर्न क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी से क्या है, आउट ऑफ एनसीईआरटी से क्या है। ये सब चीज़ मैं अपनी केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यार इस वीडियो के साथ साथ पेपर लेके बैठो, और वीडियो खत्म होने के बाद क्या करना, जैसे मैं डाइपोल में एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया, तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो खत्म होने के बाद इन प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि वो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन तुम छोड़ के ना जाओ। ये 20 के 20 क्वेश्चन तुम्हें श्योर शॉर्ट करने ही हैं। 80 नंबर लगभग इससे डायरेक्टली बन जाएंगे। बाकी इधर उधर के क्वेश्चन तुम कर लोगे, तुम्हारे 130 140 केमिस्ट्री में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यार चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नीट में एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर साल क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक कि 2021 में आया था, 20 में आया था, तो 22, 21, 20, 19 हर साल डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आया है। तुम देख सकते हो 21 में बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन था, फिर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर 20 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है। अब एक नीट में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी डिराइव्ड होता है। एनसीईआरटी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, उसको ध्यान देना। NH3, NF3, BF3। लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि यार NH3 में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट कम होगा NF3 से, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तुम देख सकते हो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो, ये क्वेश्चन आ ही चुका है। तो इसका आंसर बी क्यों है? क्योंकि H2O के अंदर दो डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर होता है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, बाकी एनसीईआरटी का, तो इससे क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। दूसरा, अपन केमिकल मोमेंटिंग में मूव करें फिर से, तो दो शेप इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट है। शेप और हाइब्रिडेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिडेशन तुम्हें याद रखना होता है, सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड को काउंट करना होता है। sp3, sp3d2, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करते हैं। कार्बोकैटायन वगैरह का कोई सा आ जाता है तो लोग गलत कर देते हैं, लेकिन नहीं यार, क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेना। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन है जो है sp3d3। ये खैर 11th क्लास में नहीं दिया है, लेकिन 12th क्लास के पी बॉक्स में दे रखा है कि XCF6 sp3d3 होता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो पेंटागोनल पिरामिडल होगा, क्योंकि sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिड होता है अगर लोन पेयर नहीं होता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है। इसे केमिस्ट्री का एक्सेप्शन समझ के रटना है। और ये क्वेश्चन नीट में 10 बार आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन मेसो कॉलम के फॉर्म में आता है, मेसो कॉलम के फॉर्म में आता है। XCF6, XCS6 कितने बार क्वेश्चन आ चुका है? 2019 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, 20 में आ चुका है। तो यार मैं क्वेश्चन इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, पेपर इस वीडियो खत्म होने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। अगर ये 20 के 20 क्वेश्चन कर ले रहे हो, मतलब तुम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर चुके हो। तीसरे क्वेश्चन में चले तो यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता है, केमिकल बॉन्डिंग का लगभग हर साल क्वेश्चन आ जाता है। 2022 जब मैं पेपर दे रहा था तो एक कठिन क्वेश्चन आया था। तो यार केमिकल बॉन्डिंग में कई ऐसे टॉपिक है जिससे अचानक से कठिन क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे ये वाला टॉपिक है। इससे सच में कठिन क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक रखना है, और एक ट्रिक याद रखनी है कि किसी एटम के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 15 होता है तो 2.5। ये ट्रिक सबको पता होगी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो यार इन चीज़ों को ध्यान करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 22 में आया था, 20 में आया था, 19 में आया था, 18 में आया था। ये सारे क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे ही वीडियो खत्म होता है इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में आ गया था, एनसीईआरटी का ग्राफ है, कई लोग गलत कर देते हैं इसको। अगला एक ऐसा टॉपिक है जो 3 से 4 चैप्टर कवर कर लेता है, जैसे कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड से क्वेश्चन हर साल आना गारंटीड है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। क्यों? पीरियोडिक टेबल में आता है, S ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में आता है, D ब्लॉक में आता है, F ब्लॉक में आता है।
किसी ना किसी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा और सारे में बेसिक कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है। साइज़ का आना चाहिए, आयनेशन एनर्जी का आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आना चाहिए। साइज़ में सबसे इंपॉर्टेंट नीट में जो भर भर के बार बार पूछा जाता है वो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों लोगों का साइज़ का ऑर्डर बताओ। तो भैया ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ये ऑर्डर, ये तो मतलब एनसीईआरटी का ही है, तो ये तो कभी भी आ सकता है। अगर सेम एलिमेंट है तो अगर उसका एनायन बड़ा होगा, एटम उससे छोटा होगा, कैटायन उससे भी छोटा होगा, ये बेसिक सी बातें पता होना चाहिए। लेकिन नीट 2021 में आने वाला सवाल और जो पिछले 5-6 बार आ चुका वो सवाल, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, तुम्हें पता होना चाहिए जिरकोनियम और हाफनियम का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए तो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ में कंपेयर करवा देगा, तो यार 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ का साइज़ कंपेरेबल होता है। ये तुम्हारा डी ब्लॉक का हो गया, और पी ब्लॉक में जाएंगे तो एल्यूमिनियम, गैलियम का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। और इसके अंदर और भी तुम्हें वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था नीट में 2018 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। साइज़ के बाद आयनेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो क्या होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आई बढ़ता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, वो पहले से ही स्टेबल है यार। तो पीरियोडिक ट्रेंड पर ध्यान देना, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना, उसके बाद के तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ, है ना, 18 के, 16 के, 15 के, 14 के, 12 के, सारे क्वेश्चन कर लेना, इनके पीछे आंसर की भी लिख दिया हूँ। मैं इतनी देर से तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करा रहा हूँ, इस चीज़ से ये तो समझ में आ गया होगा कि यार नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ भी छोड़ सकते हो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करके जाने ही होते हैं। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है जो कि है दिशा पब्लिकेशन की, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पास 35 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसमें खास बात क्या है कि यार अगर तुम कोई भी रैंडम क्वेश्चन खोलोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन 2009 का है, इतना पुराना क्वेश्चन है, लोग सोचते हैं कि प्रीवियस मतलब कि 2010 के बाद के क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी के होते थे, लेकिन नहीं यार। इसके अंदर खास बात है कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन के सामने ये देखने को मिलेगा कि क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी डिराइव्ड है या नहीं है, और अगर एनसीईआरटी डिराइव्ड है तो एनसीईआरटी के किस पेज से डिराइव्ड है। तो इसे मतलब स्पेशल फीचर है इसका एनसीईआरटी लोकेटर। एनसीईआरटी लोकेटर तुम्हें ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि कई लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या, 2010 से पहले के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या। तो यार देखो साफ साफ इसके अंदर तुम्हें दिख जाएगा कि उससे पहले के क्वेश्चन कितने आउट ऑफ एनसीईआरटी के हैं कि नहीं, एनसीईआरटी कहाँ लिखी हुई है, अगर एनसीईआरटी लिखी है तो एनसीईआरटी किस पेज नंबर पर है। तो मतलब तुम्हें कोई क्वेश्चन लग रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी का है लेकिन इसमें एनसीईआरटी लिखा है, तुम जाके चेक करो, इससे तुम्हारा एनसीईआरटी का जो पिक्टोरियल मेमोरी है हर एक पेज का वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो यार और इसके साथ साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो एररलेस सॉल्यूशन का मतलब कि तुम्हें जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसमें एनसीईआरटी का डायग्राम से एनसीईआरटी का डायग्राम सॉल्यूशन दे रखा है इन लोगों ने। तो मतलब हम जब सॉल्यूशन देखेंगे तो एनसीईआरटी को रिलेट कर पाएंगे। अगर किसी को बुक चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC नोमेनक्लेचर क्वेश्चन आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस याद रखना है कि जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो लास्ट में 8 सफिक्स लगाते हैं, इस पर थोड़ा सा गलती होने का चांस होता है, बाकी लोगों को बेसिक चीज़ें याद रहती है। VBT CFT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें से कौन सा कलर्ड है, कौन सा कलर्ड नहीं है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा लो स्पिन है, कौन सा हाई स्पिन है, बेसिक चीज़ें याद रखना इसके बारे में। मैग्नेटिक मूवमेंट हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैथ्स द कॉलम क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि 2020 के कोविड वाले पेपर में आया हुआ था, 21 में आया हुआ था, 22 में क्वेश्चन नहीं आया है, तो 23 में आने के चांस है कि भैया मैग्नेटिक डाइपोल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो भैया म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n+2, लेकिन ये चीज़ें नहीं करना है तुम्हें, एग्जाम में टाइम कम होता है, पता होना चाहिए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 5.9 के करीब होगा, 4 है तो 4.88 के करीब होगा। मतलब जो पॉइंट के बाद का डिजिट होता है उसको हटा देना होता है, और जो ये बचता है वो तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। आइसोमेरिज्म, यहाँ तक कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म है उससे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म क्वेश्चन आते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आ ही जाता है। मैं आइसोमेरिज्म के अच्छे क्वेश्चन डाल दिया हूँ इसके अंदर, तुम सॉल्व कर लेना। और आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जैक्टली नहीं आता है, थोड़ा सा मतलब इनोवेटिव क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें लोग गलत करते हैं, उसमें गलत नहीं करना है, आसान से ही क्वेश्चन रहेगा, लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है उसके बारे में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसे जीओसी के अंदर पता है भाई स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक और एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीट 2022 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 5.5 सेकंड 6 सेकंड लगे होंगे, क्योंकि मैं मतलब सीधा देख के पहचानता हूँ कौन सा एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एंटी एरोमेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और एरोमेटिसिटी को अप्लाई करके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल को अप्लाई करके एसिडिक स्टैंड, बेसिक स्टैंड आना चाहिए।
जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। पिक्रिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, इन पर क्वेश्चन आते हैं। देख सकते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का बहुत आसान क्वेश्चन ही आया हुआ है, लेकिन लोग इसमें भी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उनको याद होता है कि कार्बोकेटाइन को प्लस आई से माइनस आई से देखना होता है, लेकिन नहीं यार, जब तुम एंड तक जाते हो तुम्हें पता चलता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन भी पार्ट प्ले करता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ जो मुझे अच्छे लगे। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि इन क्वेश्चन में लोग गलती करते हैं। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं क्वेश्चन को मार्क करता था प्रीवियस ईयर में, यार ये वाला क्वेश्चन मेरे से पहली बार में गलत हुआ था, मैं एग्जाम से पहले फिर से देख के जाऊँगा, तो वो क्वेश्चन सही। और नेम रिएक्शन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी देखें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसका बता दूं। वुड्स फिटिक स्टार्टिंग पे आता है, फोटो हेलोजिनेशन, हाइड्रोबोलेशन, एक्सोडेशन, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में भी आता है और 12th क्लास में जब एल्डोल आता है या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उनसे ओजोनोलाइसिस से मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेता है। SN1 SN2 लोगों को पता होता है, E1 E2 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जेटसेफ रूल पता होना चाहिए यार, इसके ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ तक कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नीट 2022 में देखने को मिले थे, तो हो सकता है आगे भी क्वेश्चन आए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेटेड HI का रिएक्शन है ना, ईथर क्लीवेज, एनी सॉल्ट के ऊपर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसका आंसर मुझे देना, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे खैर मैं ही बता देता हूँ। जब भी ध्यान रखना, जब भी फिनॉल बन रहा हो तो फिनॉल बना देना, सीधी सी बात है। अगर मैं तुम्हें ऐसा कंपाउंड दे दूँ, गंदा सा कंपाउंड दे दूँ, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें। ये देखो, ये जैसे मैं तुम्हें गंदा सा कंपाउंड दे दिया और यहाँ मैं CH3 लगा दे रहा हूँ, CH3 लगा दे रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इन चीज़ों का ईथर क्लीवेज होता है तो हमेशा फिनॉल बना देना। जैसे ही आया यहाँ H लगा देना, H लगा देना, H लगा देना, क्योंकि यार ये पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, इसमें और कुछ नहीं हो पाएगा, फिनॉल तो बन के ही रहेगा, बाकी तुम देख लो। तो इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद रखना, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, क्यों करता है, एलिमिनेशन कब होती है, डिहाइड्रोजनेशन कब होती है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पैरिडियम क्लोरोक्रोमेट क्या कब करता है, इंपॉर्टेंट है। KMnO4 H2CrO4 और K2Cr2O7 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड से इंग्रेडिएंट होते हैं। रिडक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और डाइबल H, ये 3 NCERT की हैं इसलिए लिख दिया मैंने। एल्डोल, कैनिसोल और हेल्वोलाट जेलेंस्की, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, मेसो कॉलम में दे देगा कौन सा किसका है, सेक्शन बी में 2022 में आया हुआ था, है ना। होफमान ब्रोमाइड हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, हाई चांसेस है कि 2023 में आ जाएगा। गैब्रियल थैलीमाइड इंपॉर्टेंट है, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाता है, इस चीज़ को रट लेना, दिमाग के अंदर छाप लेना। गैब्रियल थैलीमाइड से कभी भी और कुछ नहीं बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा, सेकेंडरी नहीं बनेगा, सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनेगा, है ना। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, रीमन डिवाइन रिएक्शन, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, 12th क्लास के हेलोअल्कीन में भी आता है। लोगों को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, कई लोग छोड़ के जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ल्यूकास रिएजेंट को रट के जाना, NCERT में दिया है। हेलोअल्केन हेलोअलीन के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस डाल देता हूँ क्योंकि SN1 SN2 एक ऐसा टॉपिक है जो आगे चल के कॉन्सेप्ट बनाता है। तो यार SN2 रिएक्शन हिंड्रेंस के ऊपर, SN1 रिएक्शन कैटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अब ये सबको पता होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो NCERT में दे रखा है, NCERT के 2.5 पन्ने इसके ऊपर कुर्बान है यार। ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है, जब बेंजाइल और एलाइल ये दोनों ऐसे पोजीशन होते हैं जहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से फेवर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है तो हाईली स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन जब एलाइल जब सीधा बेंजीन के ऊपर लगा हो, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ये कभी भी फेवर नहीं होता, ये दोनों रिएक्शन नहीं होगी। NCERT में 4 रीज़न दिए हुए हैं, 4 के 4 रीज़न याद रखना, लेकिन अगर एग्जाम में एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो आंसर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टराइज के वजह से रिएक्शन फेवर नहीं हो पाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तोड़ना मुश्किल हो जाता है, सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 का कायलरिटी के ऊपर यार क्वेश्चन आ गया था, स्टीरोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। स्टीरोकेमिस्ट्री मतलब मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं नीट में, स्टीरोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट आए हों, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था 2022 का, इसको सॉल्व करके देख लेना। 2020 2021 काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अब आते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स भाई ये वाला क्वेश्चन मैं पता नहीं नीट वाले इतना क्यों पूछते हैं। NCERT का एक सॉल्व एग्जाम्पल है, नीट में आता ही आता है, हर 2 साल में रिपीट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी निकल डाइहाइड्रोक्साइड की 0.1 मोलर NaOH के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा CaF2 को क्या होगी 0.1 मोलर NaF के अंदर,
वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा AgCl की क्या होगी 0.1 मोलर NaCl के अंदर। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनको सॉल्व करके ही देखना ही कैसे सॉल्व होता है। तुम हो सकता है कि डर रहे होते हो, लेकिन इन चीज़ों से नहीं डरना है, आसान से सॉल्यूशन होता है इसका, है ना। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे बोलेगा कि तुम्हें कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है, ये इसका इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगा अगर इसका KSP दिया हुआ है, तो यार तुम्हें सॉल्बिलिटी निकाल के सॉल्व करना होता है। इससे बेसिकली 3 का क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि OH का कंसंट्रेशन दे देगा और तुम्हें KSP पूछेगा, तो OH के कंसंट्रेशन को 2S से इक्वेट करना है। लोग गलती क्या करते हैं, इसको S से इक्वेट कर देते हैं। नहीं यार, 2S से करना है। उसको 2 से डिवाइड करोगे तब जाके S की वैल्यू मिलेगी, फिर KSP का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ये मैं एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था आयनिक इक्विलिब्रियम तो मैं इस तरीके से देख लेता था, इस टाइप के क्वेश्चन से बस इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इस मॉडल पे बस 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। OH की वैल्यू दे देगा, कैल्शियम की वैल्यू दे देगा, या सॉल्बिलिटी की वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा KSP। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करने के आने चाहिए, क्योंकि दिमाग लगाना नहीं है यार। हो सकता है तुम्हारा ये टॉपिक वीक हो, मुझे पता है। इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, लेकिन इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। और ये देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने डाल दिए, इनको सॉल्व करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर में सच में क्वेश्चन आए हुए हैं। आरएनएस तुम्हें पता नहीं यार कितना ज़्यादा नीट पूछता है। लॉग के 1/t वाला ग्राफ, ln के 1/t वाला ग्राफ, दोनों याद होना चाहिए। इसका EA/R और इसका EA/2.30 है। इसका थोड़ा कैलकुलेशन वाला याद रखना यार, नीचे में ये आता है, इसको लोग छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन। और कई बार तो स्लोप सीधा पूछ लेता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं कि जो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मोल, अब लास्ट में बात करें तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो लोगों को पता होते हैं 9th-10th क्लास से। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन वगैरह कहीं देखने को मिल सकता है। सॉल्यूशन में तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म्स आने चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो ब्रॉड मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और या सॉल्व करके देखना। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तुम्हारे लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। तो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द एफर्ट आई हैड पुट टू मेक दिस वीडियो, hit the like button, hit the subscribe button, and if there is any query, ask me in the comment section or Telegram or Instagram. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sitting